रॉकिंग रश्मि करती है आप सभी का स्वागत एक बार फिर से अपने पॉडकास्ट पर, अपने चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, यदि आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। आज का पॉडकास्ट एक खास विषय पर। दोस्तों, अंगदान एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अंग या उत्तक दान कर सकता है, ताकि उन अंगों या उत्तकों का प्रयोग किसी दूसरे की जान को बचाने के लिए किया जा सके। तो आज का पॉडकास्ट है इसी विषय पर, अंगदान, मिथ और तथ्य। आज हम आपकी बातचीत करवा रहे हैं डॉक्टर विशाल चड्ढा से, जो दधीची देहदान समिति के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। कहते हैं अंगदान से बड़ा दान कोई और नहीं है। अंगदान की मदद से कई लोगों को जीने की वजह मिल सकती है, लेकिन अभी भी अंगदान और अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों में काफी भ्रांतियां हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। नमस्कार, मैं हूं रश्मि गुप्ता और हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर विशाल चड्ढा, जो दिल्ली सरकार में होम्योपैथिक फिजिशियन के तौर पर कार्यरत हैं और लगभग 28 वर्षों से देहदान और अंगदान से संबंधित सामाजिक कार्यों से जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो अंगदान है वो क्या है और कौन कौन से अंग डोनेट किए जा सकते हैं। देखिए, अंगदान उस प्रक्रिया को कहते हैं कि जब व्यक्ति ने अपने जीवन को जी लिया हो और वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो जी, उस समय पे मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, तो उस स्थिति के अंदर उसके कुछ अंगों का उपयोग किया जा सकता है। दो तरह के ये स्थितियां बनती हैं। तो एक नॉर्मल अंग है, जब हृदय गति रुक जाती है जी, तो उस स्थिति के अंदर 3 तरह के अंग जो है दान हो सकते हैं। जो सबसे सरल है, हम समझते हैं कि इनकी हृदय गति रुक गई है और परिवार चाहता है कि कुछ न कुछ उपयोग समाज के लिए, परोपकार के लिए हो। तो नेत्रों का दान हो सकता है जी। उसमें आपके चर्म का, चमड़ी का, स्किन का डोनेशन का दान हो सकता है और हड्डियों का दान हो सकता है। तो ये अंगदान की वो स्थिति है कि जिसमें हृदय गति रुकी थी। लेकिन एक और स्थिति होती है, हमने देखा होगा रोड साइड एक्सीडेंट में, वो ब्रेन के अंदर चोट लगती है। ब्रेन स्टेम एक छोटा दिमाग होता है हमारे दिमाग के अंदर, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो शांत हो जाता है और उससे हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर बनता है। तो उसको हम वेंटिलेटर से सपोर्ट पे लाते हैं, लेकिन सिर्फ रेस्पिरेशन हमारा रुक गया है, बिना वेंटिलेटर के चल नहीं रहा है। तो उस स्थिति में हार्ट काम कर रहा होता है, बाकी अंग भी उसी रूप से काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसको मृत्यु की स्थिति माना गया है, उसे B1 माना गया है, ब्रेन डेथ जो हो गया। और उसका कोई भी ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि उसमें दोबारा जीवन का संचार हो सकता है। तो उसको हम कुछ समय के बाद जब वेंटिलेटर हटाएंगे तो शरीर पूरा शांत हो जाएगा। तो एक छोटी विंडो बनती है, उस विंडो के अंदर हार्ट का प्रत्यारोपण हो सकता है, दोनों लंग्स का हो सकता है, उसमें लीवर का प्रत्यारोपण भी हो सकता है, उसमें किडनीज के प्रत्यारोपण हो सकते हैं। ऐसे 54 टिश्यूज, उत्तक हैं जिनका प्रत्यारोपण किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में जो अभाव है अंगों का या जो नहीं काम कर रहे, उनमें प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो ये एक स्थिति बनती है। और रोड साइड एक्सीडेंट में लगभग हम देखते हैं 1.5 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अधिकतर लोग जो है वो ब्रेन स्टेम डेथ की वजह से ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे होते हैं। तो अगर ये जन चेतना का विषय आ जाए, परिवार इसमें सम्मिलित हो जाए, समाज इसमें आगे बढ़कर सपोर्ट करे, बिल्कुल, तो ये 1.5 लाख लोग, आप सोचिए कि 54, हर व्यक्ति 54 को दान कर रहा होगा, दान कर सकता तो हमारे शरीर, हमारे देश के अंदर उत्तकों की और इसकी वजह से किसी को मृत्यु को प्राप्त नहीं होना पड़ेगा। मतलब वो जो परिवार रोज डायलिसिस करवाने जाते हैं, व्यक्ति भी जाता है, साथ में परिवार के लोग भी तो लीवर के अंदर वो इस आशा में बैठे हैं कि कोई लीवर दे दे तो शायद ये बच जाए, तो उसके लिए एक पिता का बचना। अब एक मृत्यु हो गई है, लेकिन उससे क्या हम परोपकार से दूसरे को बचा सकते हैं। हार्ट धड़कना ही बंद कर रहा है, फैला पड़ा है, सांस नहीं आती और बिल्कुल जीवन का उठना बैठना भी मुश्किल है। तो सर, ये कितने समय में मतलब हम डोनेट कर सकते हैं? यदि कोई ब्रेन डेड हो गया है या जो आपने रोड एक्सीडेंट की बात की, तो कितना समय? देखिए, ये सारा एक हॉस्पिटल की प्रक्रिया है। अंगदान जो ब्रेन स्टेम डेथ में होता है, वहां पे पेशेंट होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो एक विंडो बन जाती है 12 घंटे के आसपास की। तो पहला एपनिया टेस्ट करते हैं, जिसमें इसको बात को सुनिश्चित करते हैं कि मृत्यु हो चुकी है। फिर एक सेकंड एपनिया टेस्ट करते हैं 6 घंटे के बाद, और टीम ऑफ डॉक्टर्स करती है, न्यूरोलॉजिस्ट, MS,
तो वो सब उनकी एक टीम बनाई है, भारत सरकार के लेजिस्लेशन है, और नोटो उन सबको देखता है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो सफदरजंग हॉस्पिटल में इसका ऑफिस है। तो ये इन सब चीजों को मॉनिटर करते हैं। तो अच्छा, कौन और कब कर सकते हैं डोनेशन? देखिए, जो ब्रेन स्टेम डेथ हो गई जी, उसके परिवारजनों को एक बार अप्रोच किया जाता है कि ये स्थिति है, अगर आप करना चाहें तो इनसे बाकी लोगों के जीवन में रोशनी हो सकती है। नेत्र तो किसी को मिलेंगे ही, लेकिन बाकी हार्ट भी किसी में धड़क सकता है। तो ऐसे मैं बहुत से युवाओं को जानता हूं जिनका 22 साल 24 साल की उम्र में उनको प्राप्त हुआ, हृदय प्राप्त हुआ। तो आप सोचिए, अगर उस परिवार ने जिसने हृदय प्रत्यारोपण के लिए स्वीकृति ना दी होती तो वो आज हमारे साथ नहीं होते। आज उनके बच्चे हैं, वो जीवन में काम कर रही हैं। मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन वो इसी कार्य के लिए समाज में अपने आप को समर्पित भी कर दिया। तो आज मैं 20-22 साल से उनको जानता हूं कि वो उनको हृदय प्रत्यारोपित हुआ और वो जीवित है। कोविड में भी हमने सुना कि लंग्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। तो कईयों के लंग्स कोविड में खराब हो गए, तो वो भी ऐसा हमने सुना कि कहे, और उनको लंग्स ट्रांसप्लांट में वो बच गए। तो परिवार के लिए एक सेविंग है, समाज के लिए एक सेविंग है। तो क्या मतलब मरने के बाद परिवार वाले ये प्रक्रिया करते हैं, लेकिन क्या उससे पहले हम जीते जिंदगी भी कोई इस तरह की प्रक्रिया के लिए अपनी स्वीकृति दे सकते हैं कि हम अपनी बॉडी का कोई अंग दान देना चाहते हैं, ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं? प्लेज करना तो आपका अधिकार है, आप प्लेज कर सकते हैं। परिवार की स्वीकृति से करना चाहिए, मित्रों के संज्ञान में करना चाहिए। फॉर्म वगैरह भरा जाता है? फॉर्म भरा जाता है, उसमें हम अपने भी साइन करते हैं, परिवार वालों को बता के साइन करते हैं। परिवार या मित्रगण जो मेरे साथ रहने वाले हैं, उनको ये सूचना होना, उनको इस संकल्प के बारे में पता होना इस प्रतिज्ञा के बारे में पता, ताकि वो इसको पूरा करा सके। और वो तुरंत फोन करके वो बुला सके। फोन करते हैं, कार्ड पे नंबर होते हैं आपको। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये फॉर्म वगैरह ऑनलाइन मिल जाते हैं? ऑनलाइन मिलते हैं, संस्थाओं के भी होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के भी होते हैं, नोटो के भी होते हैं। तो ये सब अवेलेबिलिटी। कौन नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत सवाल है कि क्या हर कोई कर सकता है ऑर्गन डोनेशन, या कोई क्रॉनिक बीमारी से किसी से ग्रस्त है तो वो लोग कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, आपका प्रश्न जायज है, लेकिन क्या है कि ये इवैल्यूएशन उस समय पे होता है, तो फिर डॉक्टर्स की टीम उसको इवैल्यूएट करती है। और मान लीजिए कि एड्स भी है, मान लीजिए एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन एड्स भी था, या कैंसर से ग्रसित भी था, तो ये तो दोनों कंडीशन साथ साथ हो सकती है। तो उन कंडीशंस में ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट नहीं करते। हेपेटाइटिस बी हो गया था, उसको पहले से कोमॉर्बिडिटी जिसे हम मानते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें ये दान संभव नहीं होते, और कोई भी अंगों का दान संभव नहीं होता। इवन नेत्रों का दान भी कैंसर की स्थिति में नहीं किया जाता। हमने सुना है कि देह दान भी किया जाता है, अंगदान तो आपने काफी बताया, और आप इस बारे में काम भी काफी कर रहे हैं, काफी सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर है और इसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या है? सबसे पहले उद्देश्य से लेते हैं। ठीक है। उद्देश्य ये है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर, सर्जन्स, न्यूरोसर्जन्स, ट्रांसप्लांट सर्जन से नाम समझे आपने? बिल्कुल। आपने लीवर सर्जन्स की बात सुनी होगी, और आजकल तो घुटनों का ट्रांसप्लांट चल रहा है, होने लगा है। तो ये सर्जन्स, ये डॉक्टर्स कहाँ से समझेंगे कि हमें किसको ठीक करना है? बिल्कुल। तो पहले साल के जो करिकुलम है, पहले प्रॉफ के जो करिकुलम है, उसके अंदर 2 साल के लिए एक देह के ऊपर, एक मृत देह के ऊपर, जिसे कैडेवर कहते हैं, उसके ऊपर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जो दान से मिली हुई देह होती है या रिसीव की हुई देह होती है, वो मेडिकल डॉक्टर की पहली गुरु भी होती है, क्योंकि वो ही बता रही होती है कि मेरा हार्ट यहाँ है, मेरा लंग यहाँ है। डॉक्टर तो समझाता है देखो ऐसा होता है, लेकिन उस देह के ऊपर पल्स को कैसे पकड़ना है, उसको फील कैसे करना है, वो किस अंग के पीछे कौन सा अंग है, ये सब प्रशिक्षण हमारा वहीं होता है। तो एमबीबीएस का पहला, बीएचएमएस का, बीएमएस का पहली पढ़ाई यहाँ होती है। फिर उसके बाद जब शोध होते हैं, नई टेक्निक्स आप सुनते हैं, नई रोबोटिक टेक्निक्स आप समझते हैं, तो वो भी तो सबसे पहले एक मृतदेह के ऊपर ही होगी। कोई लिविंग व्यक्ति तो आज के समय पे संभव नहीं है कि जी मेरी नाक के अंदर से आप निकाल के देख लीजिए। लेकिन ऐसा हमारे संस्कारों में है। ऋषि दधीची ने अपने जीते जी अपनी देह को दान किया था वृत्तासुर राक्षस के संहार के लिए, और जब इंद्र उसके पास गए थे तो दधीची ऋषि ने जीते जी इसकी स्वीकृति दी और जीते जी इसको कार्यान्वित किया, बिल्कुल उनकी स्वीकृति से। तो आज ये संभव नहीं है ना। तो लेकिन ऐसे
और भी हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स है। छवि हमारे राजा थे, उन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए बाज से अपने जांग का उतना मांस उस कबूतर के वजन का, राजा शिवी थे ना। ऐसे बहुत से परोपकार के कि भाई उसका भोजन तो बाज का वो था, लेकिन कबूतर को बचाना था, तो उसके लिए उसको एक्सचेंज कर लिया। तो परोपकार की भावना अब कौन कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाके भर सकते हैं, जो संस्था आपके आसपास में काम कर रही हो उसके फॉर्म को भर सकते हैं। और ये मेडिकल कॉलेज में रिसर्च में भी जाता है और दूसरी जगह पे भी एनाटॉमी में भी जाता है। तो एनाटॉमी एक्ट से ये प्रोटेक्टेड भी है कि उसकी इज्जत पूरी होगी देह की, मैं छात्र उसको नमस्कार भी करेंगे। ये सब चीजें उस एक्ट के अंदर कार्यान्वित है। जी, अरे डॉक्टर साहब, कुछ एक समाज में अभी भी इस विषय पर अंगदान से जुड़ी हुई या देहदान से जुड़ी हुई लोगों के बीच कुछ भ्रांतियां हैं। तो क्या आपके सामने भी कुछ इस तरह की चीजें आती हैं कि लोग आपसे पूछते हैं कि भाई हमारी आंखें निकाल लेंगे तो शायद अगले जन्म में हम दृष्टिहीन पैदा हों? क्या इस तरह की भ्रांतियां एक्चुअल में है? ये जब हम समाज में काम करने जाते हैं तो इस प्रकार की भ्रांतियां तो फैली हैं, लेकिन इस अज्ञानता को जब हम उनको समझाते हैं तो तुरंत उनकी बात समझ में आती है। देखिए, पूरी आंख नहीं निकाली जाती, केवल कॉर्निया जो एक काला झिल्ली होती है, इसको रिट्रीव किया जाता है। तो उस झिल्ली से 2 से 4 लोग, 2 आंखों से 4 लोग तक रोशनी पाते हैं। ऐसा एम्स में शोध करके उन्होंने एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर कॉर्निया से 4 लोगों को दृष्टि दी है। और मृत्यु के लगभग, आप सोचिए कि आज भी मृत्यु कोई हुआ, डोनेशन हुआ, उसके 36 घंटे में 4 लोग रोशनी पा रहे हैं। कितना रोमांचित करता है परिवार को भी, और परिवार को भी लगता है कि देखिए मेरे पिताजी या माताजी की जो नेत्र थे वो आज किसी को रोशनी दे रहे हैं। तो दूसरा आपका इसमें था कि मैं मानता हूं कि किसी ने कहा, ये ऐसा हमारे कार्यक्रम में ही हुआ, तो हमारे जब कार्यक्रम होते हैं तो उसमें हम समाज के संतों को भी ले जाते हैं। तो किसी ने कहा कि यही प्रश्न पूछ लिया, मैं प्रश्न को नहीं दोहरा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ने कहा कि ये तो आनंद की स्थिति है, अगर आंख के दान करने से नेत्रहीन पैदा होना है तो पूरी देह का दान करिए, पूरे अंगों का दान करिए, क्योंकि अगले जन्म में शरीर ही नहीं होगा तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। जब शरीर ही नहीं होगा तो आनंद की स्थिति है, मोक्ष मिलेगा। तो जब परोपकार के काम की बात करते हैं कि नदियां अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष अपने फलों को नहीं चखते, ऐसे ही संसार में जो हवा है वो अपने लिए सांस को यूज नहीं करती। तो हम प्रकृति का ही हिस्सा है, और हम जब अपना अंत्येष्टि भी करते हैं, किसी की भी होती है, तो हम वो प्रकृति को पंच तत्वों में विलीन कर रहे हैं। इसी प्रकार से वो अंगों जो हमारे यूज के नहीं है, लेकिन आज वो अच्छी स्थिति में है, हमने ट्रस्टी होकर उनका ध्यान किया है, तो एक अच्छे स्वस्थ अंग किसी को जीवन दे सकते हैं, परिवार को बेटा दे सकते हैं, किसी को माँ दे सकते हैं, किसी का बच्चे का जीवन आगे, और वो देश में कितने प्रोडक्टिव हो सकता है। तो सोचिए, रोमांचित करने वाला विषय है। अज्ञानता से इसको जोड़ना नहीं है हमें। तो सर, आप इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इस और कुछ एक इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी, बहुत मार्मिक और स्टोरीज इस तरह की आती हैं जो हृदय को हिला देती हैं और संकल्प को दिखाती हैं। संपूरनजीत कौर, इंद्रजीत सिंह मेजर जनरल थे डेंटल कॉलेज के और आर्मी में थे। उन दोनों ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में आके अपना संकल्प पत्र भरा था। और दोनों ने ऐसा माना कि जो भी पहले जाएगा दूसरा उसकी बॉडी को डोनेट। आर्मी में थे तो जब ऐसा समय आया तो रात को 2-2:30 बजे कॉल आया, तो हम परिवार के लोगों से मिले। अगले दिन जाके ये समय जो दिया, तो वहां पे परिवार में कुछ स्थिति ऐसी थी कि परिवार का एक ही दामाद था और वो इस बात पे अड़ गए कि भाई इनकी तो हम संस्कार, देह संस्कार ऐसे नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे। और एक ही बेटी थी, वहीं से रहती थी, दामाद वहीं था। संपूरनजीत कौर जी अपने आप को बिल्कुल शांत भाव से वहां रह के सुनती रही। कुछ गुट बन गए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं इनका दाह संस्कार होगा, कुछ कह रहे थे नहीं इनका देहदान होगा। संकल्प इंद्रजीत जी का भी और संपूरनजीत का देहदान था। उन्होंने शांत मन से उठी, दामाद के पास गई, उनसे कहा, बेटा मेरा तुम्हारा इज्जत का रिश्ता है और मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ के ये संकल्प लिया था और इसके बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगी, और ये एक अच्छे काम के लिए हो रहा है। उन्होंने सारे जीवन भर आर्मी में रहकर देश की सेवा की है, डॉक्टर थे, और वो जाने के बाद भी अगर उनकी देह उस काम में लग सकती है तो उसको कोई नहीं रोकेगा। और मुझे लगता है कि इतना सुनने के बाद वो जो सब भ्रांतियां थी वहां पे खत्म हो गई।
मेडिकल कॉलेज मौलाना आजाद में ही उनका दान हुआ। और ये संकल्प, तो ये एक संकल्प पत्र भरा, मन को पूरा किया, प्रतिज्ञा को, और हाथ पकड़ के किया था, तो एक उसके ट्रस्टी भी हो गए कि मैं ये विल पूरी कराऊंगी, एग्जीक्यूट। तो कुछ दिनों के बाद, जब 2 साल के बाद संपूर्णजीत जी का देह पूरा हुआ, तो यकीन करिए रात को ही हमारे पास कॉल आया, और उसी दामाद का आया, अब हम चाहते हैं कि माता जी का भी देहांत हो गया है, तो देह जो है दान हो जाए। सोचे जो एक समय पे इसके अगेंस्ट जा रहे थे और उन्होंने उस संकल्प को पूरा कराया। तो ये परिवार में परिवर्तन होता है, चर्चा से होता है, समझ से होता है। जब समझ आ जाती है तो अज्ञानता दूर होती है। और एक छोटी सी बेटी का मैं जानता हूँ, माँ खाना बना रही थी, बेटी 12वीं में थी, उसको कहा कि नीचे से भाई को लिया बस से, और वो चली गई। जैसी बाहर निकली, पड़ोस में बिल्डिंग बन रही थी, सिर पे चोट लगी। 16-17 साल की बच्ची सुरभि, और उसके चोट लगने से वहां पे उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। वहां पे पता लगा ब्रेन डेड है। तो जब ऐसी मार्मिक स्थिति थी, थोड़ी देर के बाद परिवार ने काउंसिल किया जब परिवार को, तो उस स्थिति के अंदर उन्होंने बताया कि ये दान होना है। माँ ने शक्ति के स्वरूप में इस बात को जब समझ लिया, तो एम्स में सारे अंगों को प्रत्यारोपित कराने के लिए स्वीकृति दी। तो आज भी वो हमारे साथ काम करती है। तो जन चेतना का विषय, मन बनाने का विषय। और मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि हमने कैसी मृत्यु की स्थिति में जब सूचना प्राप्त होती है, हमने जब भी किसी से कहा है, सिर्फ पूछना होता है आग्रह से, क्या नेत्रदान करा दें या स्किन डोनेट करा दें। मेरे अनुभव से 99% लोग हाँ में कहते हैं कि हाँ करा दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमें उस समय क्यों नहीं कहा, उस समय कहते तो इनकी आंखें तो दान हो जाती। तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि सब समाज के अंदर ऐसी स्थिति आए तो जरूर पूछें। आप अपने लिए नहीं मांग रहे, आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मांग रहे हैं जिसे आप जानते हैं, ज्यादा जरूरत है, और ना आपसे जानते हैं, और उसको इससे जीवन में रोशनी मिलेगी। तो ऐसे ही चीजों से समाज चलता है। बिल्कुल। और भारत समाज तो देने वाला समाज है, इसको करना चाहिए। तो एक तो आप देहदान करते हैं तो आप प्रोफेसर हो जाते हैं जाने के बाद, और आप नेत्रदान और अंगदान करते हैं तो आप मृत्यु के बाद अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि आपका अंग वहाँ काम कर रहा होगा, आप परोपकार कर रहा होगा, नेत्रों से आप देख रहे होंगे। तो ये सब चीजों को अपने को ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें अवसर दिया। नमस्कार। आज की बातचीत आपको कैसी लगी आप जरूर लिखकर भेजिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज पर रॉकिंग रश्मि के नाम से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और साथ ही आप अगला किस विषय पर आप पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं ये भी मुझे जरूर लिखकर भेजिए। और हाँ, ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले पॉडकास्ट तक, अगले वीडियो तक रॉकिंग रश्मि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।